अगर आपको याद, लास्ट हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि पब्लिक कंपनी तो हमें समझ आ रही है कि सर ऐसी कंपनी जिसमें वो तीन तरह की पाबंदियां ना हो, वो पब्लिक कंपनी होगी। यानी कि सादा अल्फाज में जो प्राइवेट कंपनी ना हो वो क्या होगी, वो पब्लिक कंपनी होगी। तो पब्लिक कंपनी की निशानी क्या है? उसमें मेंबर के शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसके मेंबर्स की तादाद के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, और वहां पे उसको पब्लिक में जाके शेयर ऑफर करने की कोई प्रोहिबिशन नहीं होती। तो फिर हमने डिस्कस किया था सर पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जो कि कंट्रोल्ड और बेनिफिशियली ऑन्ड हो बाय गवर्नमेंट, यानी कि जिसका कंट्रोल या उसकी जो बेनिफिट, यानी कि जो उसके बेनिफिट्स हैं वो किसको जा रहे हो? सारे के सारे गवर्नमेंट को। तो हमने कहा था ये पब्लिक सेक्टर, या उसके मोर देन 50% या नॉट लेस देन 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो। और फिर हमने डिस्कस किया था अगर उस कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर, आपने वहां पे डेफिनेटली मेरे बच्चे मोर देन 50% का लफ्ज ना यूज कीजिएगा, अगर उस कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर गवर्नमेंट को अपॉइंट करने की मान लो कि इजाजत हो, तो वो भी क्या होगी? पब्लिक सेक्टर होगी। ऐसे था कुछ। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस करना शुरू किया था, अभी किया तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करके गए थे। मेरे बच्चे सेम कॉन्सेप्ट होल्डिंग और सब्सिडरी का होता है। याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये बड़ा अहम ताल्लुक होता है दो कंपनीज की होल्डिंग और सब्सिडरी होना। होल्डिंग नाम से ही जाहिर है एक ऐसी कंपनी होगी जिसका किसी दूसरी कंपनी पे होल्ड होगा। और याद रखना किसी भी कंपनी को हम होल्डिंग तभी कहते हैं। आप भी बेटा चाहे आगे आ जाए, यहाँ पे ये मौसम सही है यहाँ पे, अगर आप वो लगे उसको चाहे वो बंद कर दें, ये यहाँ पे आ जाए, ये बेहतरीन तापमान है यहाँ, क्योंकि ये वेला है। मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई भी बैठो, कोई नहीं। तो ये एसी सीधा इंशाल्लाह, ठंडी हवा ले बेटा। अच्छा, याद रखिएगा होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होगी जिसका किसी दूसरी कंपनी पे होल्ड हो, और जिस पर इसका होल्ड हुआ करेगा मेरे बच्चे, उस कंपनी को जिस पर इसका होल्ड हुआ करेगा, होल्डिंग कंपनी को, उसको हम हमेशा क्या कहा करेंगे? सब्सिडरी। याद रखना किसी भी कंपनी की अगर कोई होल्डिंग हो, हम होल्डिंग उसको तभी कहेंगे अगर कोई सब्सिडरी हो। और अगर जैसे मान लो कि लॉ कहता है कि सीएफई एक सब्सिडरी कंपनी है, पक्की बात है इसकी कोई होल्डिंग है। अगर लॉ कहे कि कोई बंदा ये कहे कि सीएफई एक होल्डिंग कंपनी है, पक्की बात है इसकी कोई ना कोई सब्सिडरी होगी। ये दोनों अल्फाज हम तभी इस्तेमाल करते हैं अगर कोई होल्डिंग है उसकी सब्सिडरी हो, अगर कोई सब्सिडरी है उसकी होल्डिंग हो। अगर किसी कंपनी की कोई होल्डिंग ना हो मेरे बच्चे, उसको हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये यानी कि अगर कोई कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी ना हो, हम उसको कभी भी होल्डिंग नहीं बोलेंगे। अगर कोई कंपनी को हम बोले कि ये सब्सिडरी कंपनी है, अगर उसकी कोई होल्डिंग ना हो, हम कभी भी उसको सब्सिडरी कंपनी नहीं बोलेंगे। ये ऐसे ही है जैसे अल्फाज हम वालदेन के इस्तेमाल करते हैं। वो फलाना किसी का बाप जा रहा है, अगर उसकी औलाद है तो बाप बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। सेम इसी तरह मेरे बच्चे, होल्डिंग तभी बोलेंगे अगर उसकी औलाद हो, यानी कि उसकी कोई सब्सिडरी हो। याद रखोगे इस बात। अब अगली बात है कि सर किसी भी होल्ड का मतलब पता ना किस लफ्ज क्या होता है? जैसे फूफो और खाला को पता होता है इस घर में किस बच्चे का होल्ड है, तो उनको फिर वो क्या करती हैं? उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, उस बच्चे को समझाने के लिए बात करो। ये बड़ा अहम होता है कि घर में किसकी चलती है, तो फिर वो खाला और फूफो के लिए बड़े अहम होते हैं। खैर, तो होल्ड का मतलब क्या है? जिसका होल्ड मतलब जिसके कहने पे कोई चलता हो, जिसके कंट्रोल में हो। कंपनी एच होल्डिंग हो सकती है कंपनी एस की अगर कंपनी एच के पास कंपनी एस के मोर देन 50% शेयर्स किसके पास हो? इस कंपनी एस के शेयर्स किसके पास हो? होल्डिंग के पास। यानी कि अगर इसके 1000 शेयर हैं तो मेरे बच्चे कम से कम 501 शेयर, कम से कम 501 शेयर किसके पास होने चाहिए? कंपनी एच के पास। तो फिर भी कंपनी एच उसकी होल्डिंग हो सकती है एस की। या मेरे बच्चे दूसरा क्या है कि अगर कंपनी एस के डायरेक्टर हैं 8, और 8 में से कम 5 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो कंपनी एच के पास। देखो भैया, कंपनी एस, अगर हम ये कहें कंपनी एस, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके पास होगा? डायरेक्टर्स के पास। कंपनी एस का कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास। और जो बंदा डायरेक्टर्स को, और फिर एक और चीज देखिएगा, ये जो 8 डायरेक्टर हैं हमारे, कंपनी एस का कंट्रोल और मैनेजमेंट किनके पास होगा? 8 डायरेक्टर्स के पास। और 8 डायरेक्टर हमेशा आगे जाके हम डिस्कस किया करेंगे, जब फैसले किया करेंगे बोर्ड मीटिंग में बैठ के किया करेंगे विद मेजोरिटी। यानी कि मान लो कि हम सब लोग यहाँ पे सीएफई के डायरेक्टर बैठे, और हम हमेशा जब फैसले किया करेंगे कहाँ पे बैठ के किया करेंगे? बोर्ड मीटिंग के अंदर। और जब बोर्ड मीटिंग में फैसले करेंगे वहां पे फैसला कैसे हुआ करेगा? ये फैसला होना करेंगे अगर जिस साइड पे मेजोरिटी डायरेक्टर इकट्ठे हो गए वो फैसला हो जाया करेगा। और मेजोरिटी का मतलब क्या है? मोर देन 50%। मेरे बच्चे, अगर कंपनी एस के 8 डायरेक्टर जिनके पास कंट्रोल और मैनेजमेंट है, अगर उसमें से मेजोरिटी डायरेक्टर कंपनी एच के,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे जब भी कोई फैसला हुआ करेगा, हकीकत में फैसला किसका हुआ करेगा, कंपनी एच, क्योंकि मेजोरिटी उसका है ना। तो वो जिस जब कहे कि मेजोरिटी ने इस बात पे ये वोट देना, वहां पे पक्की बात है उसकी फेवर में वोट देना, तो फेवर में ही वोट देंगे। तो फैसले हमेशा फिर किसके कहे पे हो रहे होंगे, कंपनी एच के, क्योंकि वो 5 डायरेक्टर किसके कहां से बैठे हुए हैं, कंपनी एच की तरफ से बैठे हुए हैं इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। भाई हम पढ़ने किसको जा रहे हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी को। कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग क्या हो सकती है, कोई कंपनी, अल्फाज देखिएगा वहां पे पेपर में, जब वो कहेगा कहेगा बताओ कंपनी एच कंपनी एस की होल्डिंग कब हो सकती है, हम अल्फाज बोलेंगे कंपनी एच कंपनी एस की होल्डिंग तब हो सकती है अगर कंपनी एच के पास कंपनी एस के मोर देन 50% शेयर्स। पूरे 50% नहीं, याद रखिएगा, उसको 50% से ज्यादा होना जरूरी है। या है मेरे बच्चे, या कंपोजिशन, कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, यानी कि कंपनी एच क्या करती हो, कंपनी एस के बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती हो। और बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है, वहां पे मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर कंपनी एच के पास हो। यानी कि कंपनी एच क्या करती हो, कंपनी एस के बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करती हो। और बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, कंपनी एस के मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसके पास हो, एच के पास। यानी कि इन सारे अल्फाजों का मतलब कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का मतलब क्या है, मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर वो किसके पास हो, एच के पास। तो हम कहेंगे ये कंपनी क्या है, ये एस की होल्डिंग है। कोई कंपनी ए कंपनी बी की होल्डिंग कब हो सकती है, अगर कंपनी ए के पास बी के मोर देन 50% शेयर होंगे, या कंपनी ए के पास बी की बोर्ड की कंपोजिशन उसके कंट्रोल में। और बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल में होने का मतलब क्या है, मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट, और मेजोरिटी का मतलब क्या है, मोर देन 50%। अगर 8 डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर कंपनी एच के पास है, तो फिर हम कहेंगे ये इसके उसके कंपनी एच के पास कंपनी एस के बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसके लिए कम से कम कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो, मेजोरिटी डायरेक्टर, मेजोरिटी काम 5, जैसे यहाँ पे याद रखोगे। ये बड़ा अहम है मेरे बच्चे। आगे कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे, उसके बाद आईकैप का सवाल करेंगे, क्योंकि आईकैप यहाँ से मोस्टली सवाल पूछता है मेरे बच्चे। अब अगली बात, पेपर में पूछेगा, ये बताओ कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कब हो सकती है। यही बातें अब आपने किस लिहाज से बतानी उसको। अगर बोले होल्डिंग कब हो सकती है कोई कंपनी, फिर हम कहेंगे अगर उस कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स हो, या होल्डिंग कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन उसके कंट्रोल में। अगर वो पूछे कि अच्छा बताओ कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कब हो सकती है, हम कहेंगे अगर इस कंपनी के सब्सिडरी के मोर देन 50% शेयर किसी और के पास हो, या इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन किसी और के पास हो। कोई कंपनी होल्डिंग कब हो सकती है, जब होल्डिंग के पास किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स हो, या किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन हो। एक ही जगह से मेरे बच्चे दोनों आंसर आ गए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कोई कंपनी उस वक्त तक होल्डिंग नहीं हो सकती जब तक उसकी कोई सब्सिडी, और कोई कंपनी उस वक्त तक सब्सिडी नहीं हो सकती जब तक उसकी होल्डिंग ना हो। तो अगर होल्डिंग की डेफिनेशन पूछे, ऐसी कंपनी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर, ऐसी कंपनी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर, यानी कि आप होल्डिंग से सब्सिडरी की तरफ आ रहे हो। होल्डिंग की डेफिनेशन पूछे, होल्डिंग ऐसी कंपनी होगी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर हो। होल्डिंग ऐसी कंपनी होगी कि जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन उसके कंट्रोल में, यानी कि मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर। अगर वो सब्सिडी पूछ रहे, फिर हम नीचे से, सब्सिडी ऐसी कंपनी होगी जिसके मोर देन 50% शेयर किसी और कंपनी के कंट्रोल में, होल्डिंग के कंट्रोल में, या उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन किसी और कंपनी के कंट्रोल में, तो वो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, सब्सिडी कंपनी। पता नहीं समझ आइए कि नहीं, आसान बातें हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरह जैसे पब्लिक सेक्टर आपने पढ़ा था। पब्लिक सेक्टर भी क्यों बोला था, क्योंकि गवर्नमेंट का उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल था, होल्ड था। लेकिन हम गवर्नमेंट को होल्डिंग नहीं बोलते, हम उसको लफ्ज ही क्या बोल देते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये है ही गवर्नमेंट की, क्योंकि उसी की चलेगी वहां पे, है बिल्कुल उसी तरह के। एक्चुअली गवर्नमेंट जो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट उसकी क्या है, होल्डिंग कंपनी है, और वो गवर्नमेंट की क्या है, सब्सिडरीज है। लेकिन लफ्ज हम उसके लिए ओवरऑल क्या बोल दिया करते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी। लेकिन है बिल्कुल इसी तरह, गवर्नमेंट का उसमें मोर देन 50% शेयर्स है, और गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन है उसके कंट्रोल में। ऐसे ही था। अब इसको जरा थोड़ी सी डिटेल में पढ़ना मेरे बच्चे। कहता है कि सब्सिडरी कंपनी आ सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, क्योंकि कोई कंपनी अकेली हो, उसका किसी से कोई ताल्लुक ना हो, वो कभी भी सब्सिडरी नहीं हो सकती।
ऐसी कंपनी जो अकेली हो, उसका किसी से कोई ताल्लुक ना हो, वो कभी भी सब्सिडरी नहीं हो सकती। सब्सिडरी होने के लिए किसी होल्डिंग के साथ ताल्लुक होना जरूरी है। और ताल्लुक भी कैसा, इसके मोर देन 50% शेयर किसके पास हो, होल्डिंग के पास। और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन किसके कंट्रोल में हो, होल्डिंग। तो कहता है सब्सिडरी, इसको हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब होल्डिंग, मींस ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, इनके देखो सब्सिडरी की डेफिनेशन बता रहा है। कह रहा है सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें कह रहा है सब्सिडरी कंपनी मींस ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होगी जिसमें होल्डिंग क्या करती हो, बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करती हो। या अगर ये ना हो, ये कंपनी एच है, कंपनी एच के पास कंपनी एस के 8 में से 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है। क्या मैं कह दूं कंपनी एच के पास कंपनी एस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन उसके कंट्रोल में है? नहीं। तो कब होगी वाला कंपोजिशन उसके कंट्रोल में, जब मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपनी एस का कंट्रोल किसके पास है, डायरेक्टर्स के पास। और डायरेक्टर के फैसले होते हैं बाय मेजोरिटी। फिर जिसकी मेजोरिटी होगी फैसले उसी के होंगे। अगर किसी और कंपनी के पास मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो जाए, इसका मतलब एस के जितने फैसले होंगे डायरेक्टर्स की मीटिंग में, और डायरेक्टर किसके कंट्रोल में है, एच के कंट्रोल। या कहता है एक्सरसाइज आर कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज। ये भी ध्यान में रखिएगा, पेपर के अंदर इस तरह की उसको अच्छा लगता है इस तरह आपको धोखा देना। वो कहेगा कंपनी एस के टोटल शेयर्स हैं 10,000। 10,000 इस कंपनी के टोटल शेयर्स। इन 10,000 में से अज्यूम कर लो मेरे बच्चे 8,000 हैं वोटिंग शेयर्स और 2,000 हैं नॉन वोटिंग राइट, नॉन वोटिंग शेयर्स कह लो, जिससे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। कंपनी एच के पास कंपनी एस के 5,500 शेयर्स। कंपनी एच के पास कंपनी एस के कितने हैं, 5,500 शेयर्स। लेकिन फिर उसने बताया कि 5,500 शेयर्स वैसे तो बताया नजर आ रहा है कि मोर देन 50% शेयर्स हैं। टोटल कितने उसके कंपनी के 10,000 शेयर्स। और उसमें उसके पास कितने हैं, एच के पास 5,500, मोर देन 50% हैं। लेकिन बाद में उसने बताया कि इन 5,500 में से मेरे बच्चे 2,000 शेयर्स नॉन वोटिंग राइट्स हैं, और बाकी जो 3,500 हैं वो वोटिंग राइट्स वाले हैं। और मेरे बच्चों में बताएं 3,500 वोटिंग राइट वाले शेयर्स हों अगर उसके पास, क्या वो होल्डिंग हो सकती है? नहीं। उसके पास कितने होने चाहिए, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके पास 41% एटलीस्ट कौन से होते हैं, वोटिंग राइट्स वाले, या जो भी है 4,000 से ऊपर होते भैया, क्योंकि 4,000 उसका हाफ है, हाफ से ज्यादा की बात हम कर रहे हैं। एटलीस्ट 51% वोटिंग राइट्स के शेयर किसके पास हो, होल्डिंग के पास, तो फिर हम उसको होल्डिंग बोलेंगे। होल्डिंग पहले नफरत बोलो, ऐसे मैं कह रहा हूँ होल्डिंग बनी जाएगी ना। नॉन वोटिंग जिनके साथ वोटिंग राइट्स अभी आज हम डिस्कस करेंगे। वोटिंग राइट वाले शेयर्स हम उनको कहते हैं जिनको जिनको हक हो उस कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड करने की। मालकों की मीटिंग, जनरल मीटिंग मालकों की मीटिंग होती है, उसमें वही लोग बैठते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हो। जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स ना हो उनको जनरल मीटिंग में बैठने की इजाजत नहीं। शेयर्स हैं, जैसे आप I2B के अंदर पढ़ के आए थे, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर्स, दो तरह के हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को जनरल मीटिंग में बैठने की इजाजत नहीं होती मालकों वाली में। वहां पे वही बैठेगा जिसके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स नहीं होते, वो ऑर्डिनरी शेयर्स के होते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन उनको भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर जाके कैसे कर सकते हैं। तो बेटा दोबारा देखिएगा, ये बड़ी आसान सी बात है वैसे। एमई में बिला वजह खुदा ना खासा मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आपकी तरफ से कोई ना आ रही हो, हालांकि बड़ी सिंपल सी बात। कोई भी कंपनी एक्स वाई की होल्डिंग कब हो सकती है, या चलो इस तरह कर लो किताब के लिहाज से, कोई कंपनी वाई किसी और की सब्सिडरी कब हो सकती है, अगर कंपनी वाई के क्या हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन कंपनी एक्स के पास हो। और कंपोजिशन का मतलब क्या है, मोर देन 50%। या कंपनी वाई के मोर देन 50% वोटिंग सिक्योरिटीज शेयर्स ना हो, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स मोर देन 50%। जैसे 8,000 इसके वोटिंग राइट्स थे, 8,000 के मोर देन 50%, यानी कि 4,000 से ऊपर अगर शेयर किसके पास हो, एक्स के पास, तो हम कहेंगे एस क्या है, एक्स की होल्डिंग है। और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए, या तो मोर देन 50% शेयर चले जाए एक्स के पास, या एक्स के पास डायरेक्टर की कंपोजिशन चली जाए।
लेकिन मेरे बच्चे बात यहां तक तो हुई नहीं, एक और भी चीज। कहता है कंपनी एक्स कंपनी वाई की होल्डिंग होगी अगर कंपनी एक्स के पास वाई के कितने परसेंट शेयर्स हों, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हों, आइदर बाय इटसेल्फ, या तो एक्स डायरेक्टली उसमें मोर देन 50% वोटिंग राइट्स को कंट्रोल कर रही हो, या टुगेदर विद वन आर मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, या कंपनी एक्स की कोई और सब्सिडरी हो, उसके पास भी जो इस कंपनी वाई के शेयर्स होंगे वो भी किसके कंसीडर किए जाएंगे, एक्स के। दोबारा देखिएगा, इस कंपनी वाई के वोटिंग शेयर्स हैं, अज्यूम कर लो 10,000, 10,000 वोटिंग शेयर्स हैं मेरे बच्चे। 10,000 में से 3,000 शेयर्स हैं कंपनी एक्स के पास। क्या मैं कह दूं कंपनी एक्स होल्डिंग बनने की यहां पे? अच्छा, 10,000 में से एक सब्सिडरी है एक्स की S1, उसके पास है 2,000। मैं कह दूं अब कंपनी एक्स उसकी होल्डिंग बनेगी, क्यों? मोर देन 50%, अभी तो 50% हुए। अच्छा, एक कंपनी एक्स की एसोसिएट कंपनी है ए, इस कंपनी के 10,000 में से 1,000 शेयर कंपनी ए के एसोसिएट के। क्या अब मैं कहूं कंपनी एक्स होल्डिंग बनेगी? लॉ कहता नहीं, क्योंकि ये जो कंपनी एक्स के पास शेयर्स होने चाहिए थे उसके अपने पास और उसकी सब्सिडरी के थ्रू। अगर कोई एसोसिएट होगी, एसोसिएट वाले शेयर्स कौन नहीं करते, उसके अपने कौन करने हैं और जो उसकी सब्सिडरी है। एसोसिएट मेरे बच्चे याद रखना, वो इस कंपनी के कहने पे नहीं चलते, ताल्लुक है। एसोसिएट का मतलब होता है ताल्लुक है, लेकिन इतना गहरा ताल्लुक नहीं कि उसकी बात माने, जिस तरह हमारे होते हैं। एक बाप है, एक उसके बच्चे हैं, जाहिर बात है बच्चे उसको इनकार नहीं करेंगे, हैं, लेकिन कोई और रिश्तेदार हैं, कोई और मान लो कि उसके भाई के बेटे हैं, मेरे बच्चे ताल्लुक उनके साथ भी है, वो भी भतीजे हैं उसके, लेकिन ये गारंटी नहीं कि उसकी बात माने। तो याद रखना, ये जो कंपनी एक्स और उसकी सब्सिडरी, ये कंपनी एक्स की औलाद है सब्सिडरी, पक्की बात है वो तो लाजमी उसका कहना मानेगी। अब उसके उसके बाप के खुद शेयर हो या उसकी औलाद के थ्रू हो, ये बाप के ही माने जाएंगे। लेकिन अगर उस बंदे उस बाप के रिश्तेदार के शेयर्स हों, एसोसिएट के, वो शेयर्स बीच में कौन नहीं करते। याद रखोगे इस बात को, ये बड़ी अहम है, क्योंकि ये तभी हमें समझ आती है जब आईकैप एक दफा हमसे सवाल पूछे। उससे पहले तो हमें ऐसी चीजों को सोचते ही नहीं। हाँ, जब पूछ लेते फिर बाद में बैठ के बाहर वहां पे बथेरी माशाल्लाह बहस करते हैं इस चीज के ऊपर कि ये क्या था क्या नहीं है। यही बहस हम थोड़ा सा पहले कर लें। और लॉ की तो मेरे बच्चे, मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर लाइन पे रुक के उसको लाजमी गौर से पढ़ो। खाली किसी लाइन को ऐसे ना पढ़ लो कि मैंने पढ़ ली है, नहीं नहीं, समझो उसको कि यहाँ पे आई कैप इस लाइन को कैसे पूछ सकता है। अगर आपने ये नहीं समझा, खुदा ना खास्ता, याद रखना चीज पढ़ी होगी लेकिन पेपर में बैठ के आप सोचेंगे, लेकिन उस वक्त किताब सामने नहीं होगी। और यही काम अगर पहले करके जाएंगे मेरे बच्चे, वहां पे बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। हर लाइन को रुक के सोचना है कि यहाँ पे आई कैप कैसे बना सकता है सवाल। आप देखो ना, आई कैप को सिर्फ इतनी सी बात, इतनी पसंद है आपकी सोच, आई कैप घूम फिर के इस पे सवाल बना है, सिर्फ इतनी सी बात है। शेयर होल्डिंग होती है लेकिन उसकी सब्सिडरी के थ्रू नहीं होती, एसोसिएट के थ्रू होती है, और हम धोखा खा जाते हैं वहां पे कि ये भी काउंट हो। अभी करते हैं सवाल आई कैप पर, तो देखिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ अबव मीनिंग। अब ऊपर की डेफिनेशन को समझाने लगा आपको, डेफिनेशन ऊपर कंप्लीट होगी। चाहे होल्डिंग की डेफिनेशन पूछे तब भी यही, अगर सब्सिडरी की डेफिनेशन पूछे तब भी यही, यही बतानी है आपको। ये ना हो कि सब्सिडरी कौन सी होगी जिसकी होल्डिंग हो, होल्डिंग कौन होती जिसकी सब्सिडरी हो। मेरे बच्चे ये बातें बतानी है। अच्छा, कहते हैं एक कंपनी शैल बी डीम टू बी सब्सिडरी कंपनी, हम समझेंगे कोई कंपनी किसी दूसरी की सब्सिडरी है ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज ए, कंट्रोल इसकी बात कर रहे हैं, रेफर टू क्लॉज ए आर क्लॉज बी इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या समझिए। एक है कंपनी एच, उसकी है एक सब्सिडरी एस, सब्सिडरी की आगे एक सब्सिडरी है S1। मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या कंपनी एच का डायरेक्ट S1 के ऊपर कोई कंट्रोल है? क्या मैं ये कह दूं कंपनी एच कंपनी S1 की भी होल्डिंग है? लोग कहता हाँ कह दो। कहता है या तो उस कंपनी का किसी दूसरी कंपनी पे, कौन से वाला, मोर देन 50% शेयर वाला खुद, ये उसके पास कंपनी एच के पास इसके मोर देन 50% शेयर चाहे खुद के हो चाहे अपनी किसी और सब्सिडरी के थ्रू हो, ये दोनों चलेंगे। अब देखो, मैंने लफ्ज यहाँ पे बोला कि कंपनी एस कंपनी एच की सब्सिडरी है और कंपनी S1 एस की सब्सिडरी है, पक्की बात है फिर S1 होल्डिंग की भी क्या होगी,
उस कंपनी एच की भी क्या होगी, सब्सिडरी होगी। यानी कि एक हमारी सब्सिडरी है, जैसे औलाद की औलाद होती है? तो सोचे वो तो दादा का ज्यादा कहना मानती है? बल्कि बात का बाप ना मान रहा हो तो दादा जाके हम उसकी मदद लेते हैं। तो कहने का ये मतलब मेरे बच्चे, अगर कोई किसी कंपनी पर कंट्रोल, कौन से वाला, मोर देन 50%, इसको इस तरह से, कंपनी ए, कंपनी बी और एक कंपनी सी। कंपनी सी के मोर देन 50% शेयर्स हैं बी के पास, या कंपनी सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन, मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, बी के पास, और बी के मोर देन 50% शेयर्स हैं ए के पास, या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है ए के पास। तो ए क्या हुई, बी की होल्डिंग, और बी है सी की होल्डिंग। तो हम समझेंगे कि ए का सी पर भी होल्ड है, डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट अपनी सब्सिडरी के। यानी कि कोई और कंपनी आपकी डायरेक्ट सब्सिडरी भी हो सकती है, इनडायरेक्ट सब्सिडरी भी हो सकती है। डायरेक्ट सब्सिडरी कैसे होगी, अगर आप डायरेक्टली ये दोनों चीजें, दोनों में से कोई चीज एक रखते हो डायरेक्टली, या तो आपके पास ए के पास डायरेक्टली इसके मोर देन 50% शेयर होते, या डायरेक्टली इसके मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर होती। हमने कहा कि नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, हमारी सब्सिडरी की है ये दोनों में से कोई एक चीज। तो सब्सिडरी के सब्सिडरी भी होल्डिंग की सब्सिडरी होती है, और आगे चाहिए जितनी मर्जी लाइन खींच देनी। अच्छा, इधर ही हो ना अभी, चलो बेटा देखिएगा। अभी हमने डिस्कस किया, हम ये पढ़ने जा रहे हैं, क्या कंपनी सी सर ए की सब्सिडरी हो सकती है? हमने कहा कि सर ए का तो सी के साथ डायरेक्टली कोई रास्ता ही नहीं। सी के मोर देन 50% शेयर्स हैं बी के पास, या सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन है बी के पास, और बी है सब्सिडरी ए की। और बी सब्सिडरी ए की कैसे बनी होगी, ए के पास या तो बी के मोर देन 50% शेयर्स होंगे, या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन। हमने कहा कि अगर कोई हमारी सब्सिडरी की सब्सिडरी हो, अगरचे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तो कंट्रोल है, जैसे मुझे बताओ सी किसके कहने पे चलेगी, बी के, और बी किसके कहने पे चलेगी? तो मैं कह सकता हूं सी बी ए के ही कहने पे चलेगी, इन शॉर्ट ऐसे ही होगा ना मेरे बच्चे। अगर सी बी का कहना मानती है, बी मानती है ए का कहना, तो फिर एक्चुअली हकीकत में देखा जाए तो सी किसका कहना मान रही होगी, ए का कहना मान रही होगी। तो याद रखना, सब्सिडरी की सब्सिडरी बी होल्डिंग की सब्सिडरी ही होती। याद रखो। अब जब ये अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी ना, तो इसमें इसको भी, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी शामिल करेगी, इसकी भी, क्योंकि ये दोनों उसकी सब्सिडरी। और अगर उसकी आगे कोई सब्सिडरी हो, वो भी मेरे से ए की सब्सिडरी हो, चाहे उनका ए और बी का उसकी चौथी कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो सी की सब्सिडरी है, कोई डी कंपनी है और वो सी की सब्सिडरी है, मेरे बच्चे वो क्या होगी, वो भी ए की। अच्छा, ये नहीं करना फिर सर ये इसकी भी सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी है, ये जुल्म ना करो, आप एक ही हो, और वो कौन सा होगा, ए वाला। जनरल बात है, मैं समझाने की, ये ना कहना सर फिर डी पे तो, क्योंकि सी किसकी सब्सिडरी है, बी की, तो फिर तो सर जो डी आपने कंपनी बोली उसकी जो होल्डिंग होगी वो बी भी होगी, ए भी होगी और सी भी होगी, वो तो रुल गई बेचारी, उसकी एक ही होल्डिंग होगी, वो कौन सी है, ए वाली। याद रखोगे इस बात। कहता ऊपर जो हमने कंट्रोल बोला ना, चाहे वो किसी कंपनी का डायरेक्टली कंट्रोल हो, दोनों, ये दोनों में से कोई एक चीज। दो कौन सी चीजें थी, बोर्ड की कंपोजिशन और मोर देन 50% शेयर्स। कोई कंपनी डायरेक्टली किसी कंपनी में ये दोनों में से कोई एक चीज रखती हो, या अपनी सब्सिडरी के थ्रू ये किसी और कंपनी में ये चीजें रखती हो, दोनों में से कोई एक, तो वो जो सब्सिडरी के आगे सब्सिडरी बनेगी वो होल्डिंग की भी सब्सिडरी ही हो। नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं, सवाल। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपनी, बोर्ड को भी समझा रहा है, इसका मतलब क्या है, मैंने लफ्ज तो बोल दिया, मैंने ऊपर मेजोरिटी नहीं बोला, उसने कहा कि मैं समझा रहा हूं आपको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब है, हम समझेंगे कंट्रोल बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइज बाय इट्स डिस्क्रिप्शन कैन अपॉइंट, सादा अल्फाज में, कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर।
यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन किसी दूसरी कंपनी के कंट्रोल में कब होती है? जब दूसरी कंपनी, देखो कंपनी ए के पास बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन कब कंट्रोल में होगी? बी की। अगर ए बी के सारे डायरेक्टर अपॉइंट या रिमूव कर सकती हो, या एटलीस्ट मेजोरिटी बी के डायरेक्टर अपॉइंट या रिमूव कर सकती हो, इसको लिए लफ्ज हम बोलते हैं कि बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन किसके कंट्रोल में है? ए। अजीब सी बातें, लेकिन पहले जरा सवाल करो ताकि ये चीजें क्लियर हो। बेटा कहता है कि मेगा स्टार लिमिटेड एमएसएल शेल बी डीम टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ लिटिल स्टार एलएसपीएल। यानी कि मेगा स्टार लिटिल स्टार की कब होल्डिंग हो सकती है? इनमें से कोई एक ऑप्शन बताना मेरे बच्चे। मेगा स्टार के पास लिटिल स्टार के 50% शेयर है, पूरे 50% है बाय विर्च्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। और इसी शेयर होल्डिंग की बेस पे मेगा स्टार हैज नॉमिनेटेड 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 6 डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड ऑफ लिटिल स्टार। क्या मेगा स्टार लिटिल स्टार की होल्डिंग है? क्योंकि शेयर भी पूरे 50% है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मेजोरिटी अपॉइंट करने की पावर नहीं है। शेयर होल्डिंग की बेस पे डेफिनेटली डायरेक्टर अपॉइंट। और बात का याद रखना, लाजमी नहीं कि अगर शेयर्स ही आपके पास मोर देन 50% हो तभी आप मोर देन 50% डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, मेजोरिटी डायरेक्टर नहीं। नहीं, बात वैसे भी किसी शेयर होल्डर के साथ, जैसे पीटीसीएल का मामला था एतिसलात के साथ, क्योंकि आपको पता है जब तक ये गवर्नमेंट के अंदर थी बिल्कुल ही तो सत्यानाश हुआ पड़ा था, तो इनका भी एतिसलात के साथ इन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेटाइज किया था सादा अल्फाज में। और ये जो अभी भी इदारे प्राइवेटाइज करने जा रही है, मतलब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कुछ और प्राइवेट लोगों को देने जा रही है। हो सकता है गवर्नमेंट की उसके बाद भी शेयर होल्डिंग होगी कुछ, क्योंकि कोई भी बंदा हमारी इन कंपनियों को पूरे का पूरा खरीदने को तैयार नहीं। क्या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको, जिनके जो शेयर्स हैं, कोई जिनके जो प्राइवेट लोग हैं, जो एनसीआई जिनको कहते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, वो अपने शेयर किसी और को बेचने को तैयार है, तो वहां पे फिर गवर्नमेंट को मजबूरन अपने शेयर, अपना जो कंट्रोल है वो किसी और को देना पड़ रहा है। कोई ऐसे बंदे के पास चला जाए जो हमारी सरदर्दी खत्म कर दे। तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट है। दूसरा देखिएगा, कहता है कि मेगा स्टार एंड वन ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी, मेगा स्टार एंड वन ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी ऑन 45%। मेगा स्टार के पास उस लिटिल स्टार के 45% शेयर है, और उसकी एसोसिएट के पास उसके 10% शेयर है। क्या आप बन सकती हैं? क्यों बोला? 55% बन रहा है वैसे। एसोसिएट के शेयर मेरे बच्चे उसको नहीं मिलेंगे। चलें, कह रहा है कि मेगा स्टार एंड वन ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी ऑन 30% और 35%, 65% हो गया, अब तो वाह हो गया। अच्छा, और हैं भी वोटिंग सिक्योरिटी। एंड बाय विर्च्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट्स बोथ कंपनीज हैव नॉमिनेटेड 2 डायरेक्टर्स ईच आउट ऑफ 6 डायरेक्टर। दोनों कंपनीज क्या कर सकती है? दो दो डायरेक्टर मेरे बच्चे वहां पे नॉमिनेट कर सकती हैं। डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर भी और शेयर होल्डिंग भी, खुद की हो या सब्सिडरी के थ्रू हो। अगर यही मेरे बच्चे यहाँ पे, चलो मान लो शेयर होल्डिंग चाहे होती 30% और 10%, लेकिन ये कंपनी क्या होती? सब्सिडरी होती। और उसकी बेस पे मेरे बच्चे ये क्या कर सकती? दोनों अपनी अपनी शेयर होल्डिंग की बेस पे दोनों को दो दो डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ जाती। तो फिर क्या था? फिर होल्डिंग हो जानी। लेकिन डायरेक्टर हैं कितने टोटल? 6 है ना, तो 4 डायरेक्टर 6 में से, तो फिर ये होल्डिंग बन जानी थी। लेकिन वो एसोसिएट है मेरे बच्चे, वो सब्सिडरी नहीं है। कहता है कि मेगा स्टार ओन्स 5% वोटिंग शेयर्स इन एलपीएस। सिर्फ 5% शेयर्स हैं मेगा स्टार के पास। देखो आई कैप कैसे बच्चों को खुदा ना खासा परेशान करते हैं। अब बच्चा सोचेगा सिर्फ 5% शेयर्स हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो भूल ही जाओ। और बच्चा बेचारा कहीं यहीं पड़ा बैठा है इन तीनों में से, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। यही बच्चे आप जो माशाल्लाह यहाँ पे अच्छे खासे सियाने हो, वहां पे सच्ची मुच्ची बच्चे बन जाते हैं पेपर में जाके, जो भी हो। जैसे ये तो आपको पता है क्या आपका स्टाइल। कहता है होएवर लिटिल स्टार अदर लिटिल स्टार्स अदर शेयर होल्डर जिनके पास 60% शेयर, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास क्या शेयर होल्डिंग थी। अगर किसी भी तरीके से राइट चला गया है इसके पास, मेगा स्टार के पास क्या, किस चीज का शेयर है एम्पावर्ड, यानी कि लिटिल स्टार के 60% वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स ने इंपावर कर दिया मेगा स्टार को टू अपॉइंट 4 डायरेक्टर आउट ऑफ 6 डायरेक्टर। ये 60% शेयर होल्डर मेगा स्टार को कह रहे हैं सर आप हमारे 8 में से 4 डायरेक्टर आप अपॉइंट करोगे। इनके सादा अल्फाज में उसके पास राइट आ गया कि वो 8 में से 4 डायरेक्टर, सॉरी 6 में से 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट में क्या बनी है? मेगा स्टार लिटिल स्टार की होल्डिंग बनी। ऊपर वाला मामला क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जगह जगह पे जो इनडायरेक्ट वो थी शेयर होल्डिंग या डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर, वो एसोसिएट के थ्रू। अगर वो एसोसिएट की जगह सब्सिडरी होती, वो होल्डिंग के ही मेरे बच्चे वोटिंग पावर होगी, होल्डिंग के ही डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर होगी। अजीब सी बातें भी हमने डिस्कस की हैं मेरे बच्चे, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों तसल्ली नहीं हो रही आप लोगों की।
भाई आई कैप कोई अटेम्प्ट छोड़ता नहीं, कोई अटेम्प्ट मिस जाती है इसके बगैर, इस टॉपिक के बगैर। लो भाई इधर देखिएगा, ये कंपनी डी है और कंपनी डी की होल्डिंग है कंपनी सी। मुझे बताओ सी इसकी होल्डिंग कैसे बनी होगी? या तो मोर देन 50% शेयर है सी के पास, या डायरेक्टर मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है सी के पास, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अच्छा, सी की एक और सब्सिडरी है कंपनी एक्स, उसके पास इस डी कंपनी के, मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, शेयर्स हैं 10% और सी के पास है 40%। मैं कह दूं सी डी की होल्डिंग है, क्यों बोला? अगर अगर इसके पास 11% होते फिर है, क्योंकि या तो डायरेक्ट 50% इन्वेस्टमेंट खुद की हो, शेयर होल्डिंग, वोटिंग राइट्स, वोटिंग वाले शेयर्स, और साथ क्या हो, या सारे का सारे ही चाहे किसी सब्सिडरी के थ्रू हो, या अपना और सब्सिडरी वाला दोनों काउंट करके मोर देन 50% हो जाए। यानी कि डायरेक्टली अपना मोर देन 50% हो जाए, खाली सब्सिडरी का मोर देन 50% हो जाए, या दोनों का मिला के मोर देन 50% हो जाए वोटिंग शेयर्स। और डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर, मान लो कि इसके 8 डायरेक्टर में से 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है सी के पास और 1 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है उसकी सब्सिडरी के पास। मैं कह दूं कि ये सी इस डी की भी होल्डिंग, क्यों? अभी 50% डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है, मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर। अच्छा, सी के पास डायरेक्टली कोई डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर नहीं, लेकिन इसकी सब्सिडरी के पास इसके 8 में से 5 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है, फिर भी सी क्या होगी? डी की होल्डिंग हो, क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। याद रखोगे इस बात को। बिल्कुल, कंपनी वाई और कंपनी जी, ये तीनों एक्स वाई जी, ये तीनों सी की सब्सिडीज। 15% इसके पास वोटिंग राइट्स है, 15% इसके पास है और 25% जी के पास है। तो क्या, और ये तीनों सब्सिडी हैं सी की, क्या मैं क्या यानी कि इसकी डी की शेयर होल्डिंग 25% इसके पास वोटिंग राइट्स, इसके पास 15%, इसके पास 15%। मैं कह दूं कि सी अब ये डी की होल्डिंग बन गई, क्यों बोला? क्योंकि इन तीनों की वोटिंग पावर एक्चुअली किसके पास जाएगी? सी के पास। तो इस तरह कर लो, 5 डायरेक्टर हैं, 8 डायरेक्टर हैं, एक इसको अपॉइंट करने की पावर है, एक इसको और एक खुद को, सी को। मैं कह दूं सी अभी भी होल्डिंग है। अच्छा, आज 8 रख दिए थे, सॉरी, ठीक हो गया। ले बेटा, होली ऑन सब्सिडी, भाई सब्सिडी तो कोई कंपनी तब बन जाती है अगर उसके मोर देन 50% शेयर होल्डिंग के पास वोटिंग राइट्स। या सब्सिडी तो कोई कंपनी तब बन जाती है उसके मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर होल्डिंग के पास आ जाए, किसी और कंपनी के पास नहीं होल्डिंग। तो यहाँ पे हम कहते हैं होली ऑन सब्सिडी, ऐसी कंपनी जिसके सारे के सारे डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसी और के पास चली गई हो, या सारे के सारी शेयर होल्डिंग किसी और के पास चली गई हो, इसको कहते हैं होली ऑन सब्सिडी। इनके 100% डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर या 100% ही शेयर किसी और कंपनी के पास हो, ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? होली ऑन सब्सिडी। इनके सारी की सारी ही आपकी है। होल्डिंग कंपनी मींस ए कंपनी विच इज अनदर कंपनी होल्डिंग कंपनी। वाह, क्या होल्डिंग की डेफिनेशन! कहता है होल्डिंग कंपनी वो होती है, बाप वो होता है जो किसी और का बाप, यही है ना। होल्डिंग कंपनी मींस ए कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी, जो किसी और दूसरे इंसान की होल्डिंग हो। यानी कि होल्डिंग कंपनी वो होगी जो किसी और की होल्डिंग हो, बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी, और वो भी तभी अगर वो उसी की औलाद। जी सी बात है। तो बंदा बाप कब होगा? जब वो किसी और का बाप हो और दूसरे नंबर पे वो उसी की औलाद हो। होल्डिंग अब होगी जब वो किसी और कंपनी की होल्डिंग हो और वो कोई और उसकी सब्सिडरी भी हो, तो इसको क्या बोलेंगे? ये होल्डिंग। अजीब सी बातें भाई, लॉ है, अब क्या करे बंदा। ये पढ़ लोगे ना इसको कि होल्डिंग किसको बोलते हैं? जो किसी और कंपनी की होल्डिंग हो और वो कोई और इसकी सब्सिडरी भी हो। ये किसी को होल्डिंग कह रही है लेकिन वो उसको वो सब्सिडरी है ही नहीं इसकी, उसका सब्सिडरी होना भी, क्योंकि एक कंपनी क्लेम कर रही हो मैं होल्डिंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, वो कह रही है कि मेरे पास 40% शेयर होल्डिंग है और मेरी एसोसिएट के पास 15% शेयर होल्डिंग है, तो शायद हमारे पास मिला के 55% होगी और तू हमारी सब्सिडरी है।
कहती नहीं सर मैं सब्सिडरी नहीं हूं, इसको लग रहा है मैं होल्डिंग हूं, लेकिन वो कह रही है मैं सब्सिडरी। तो हम कहेंगे होल्डिंग कब होगी, कोई होल्डिंग भी हो और वो उसकी सब्सिडरी भी हो। ये अल्फाज यहाँ पे कुछ मिसफिट लग रहे हैं, ये कुछ और लिखा होगा यहाँ पे, है ना, क्या लिखा होगा वहां पे, नहीं वहां पे मैं कह रहा हूँ होली ऑन सब्सिडी में कुछ और लिखा हो, वही मैं कह रहा हूँ कुछ, हाँ वही है ना, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, क्योंकि होल्डिंग बता रहे हो हम, तो होली ऑन सब्सिडी पढ़ रहे हैं। पढ़ो भाई, इसको रीड करो, होली ऑन सब्सिडी को रीड करो, चाहिए कोई एक बंदा, वही बात है 100%, शेयर होल्डिंग की खाली बात की, डायरेक्टर्स की बात नहीं की। और वैसे भी शेयर 100% हुए तो डायरेक्टर भी तो उसी के होंगे ना, डायरेक्टर भी तो इलेक्ट ही होते हैं और वो वोटिंग बेस पे ही होते हैं, जिसके पास सारे वोट हैं डायरेक्टर ऑटोमेटिक, उसको कहने की जरूरत ही कोई नहीं। बेटा ये कोई दिक्कत है यहाँ तक देख ले, आज पता ना हमने सुनना है, छुट्टी तभी मिलनी है जो सुनाए, नहीं तो बैठे पढ़ते रहोगे यहीं पे। मैं दूसरी क्लास में टैक्स की क्लास रख लूंगा, नहीं तो आपको किसी दूसरे सामने वाले कमरे में बैठा दूंगा, बेटियां बैठेंगी कॉमन उसमें लाइब्रेरी में, सुनाते रहें जाते रहें, अंकल को कह दूंगा कोई बच्चा बाहर ना जाए, उसके पास एक पर्ची होनी चाहिए, आज का मैंने सबक सुना दिया है, उसी को चिट्ठी मिलेगी जिसने सबक सुनाया। चले खैर वापस हम चाले पापा, लो बेटा रटा आ गया मेरे बच्चे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, आई कैप ने कभी पूछा भी नहीं। और याद रखना जो चीज़ें आई कैप ने ना पूछी हो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कभी नहीं सोचना कि ये रट्टे वाली चीज़ से सर ने बोला था तो शायद ये पूछने वाली नहीं, तो उसको इग्नोर कर दो। नहीं मेरे बच्चे, अब इसका मतलब अभी तक नहीं पूछा हुआ, इस दफ़ा आपकी बारी है, आपसे पूछेगा वो। बेटा अब देखो कंपनीज को रेगुलेट करना है, और रेगुलेट करने के लिए कोई इदारा भी बनाया गया है, ताकि कंपनीज के लिए जो भी लॉज हो वो इदारा उसको बनाए, और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना कंपनी के ऊपर इस इदारे की जिम्मेदारी हो। तो कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए जो मेन इदारा जो इसकी कानून साजी भी करता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, वो जिम्मेदारी सारी कानून उसको दे दी गई एससीसीपी को। एससीसीपी मेरे बच्चे एक खुद मुख्तार इदारा है, उसी तरह का इदारा जिस तरह का आई कैप है। आई कैप में गवर्नमेंट किसी तरह का अमल दखल नहीं करती, अगरचे गवर्नमेंट के भी कुछ 4 तरह के हमारे वो होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, इसकी काउंसिल का हिस्सा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि आई कैप क्या है, सेमी गवर्नमेंट टाइप का इदारा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, आई कैप को खुद मुख्तारी दी है कि हर लिहाज से, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हर लिहाज से खुद मुख्तार है, इसलिए ये अपने जो भी कमाता है वो अपने पास रखता है और बच्चों पे लगाता है, आई कैप सॉरी बच्चों पे मेंबर्स पे लगाता है, और आई गवर्नमेंट को कुछ नहीं देता, क्योंकि इसी तरह का इदारा कौन है, एससीसीपी। एससीसीपी को खुद मुख्तारी दी, गवर्नमेंट इसमें इतना अमल दखल नहीं करती। अब मेरे बच्चे एससीसीपी जो इदारा बना है सर, ये भी किसी कानून के तहत बना होगा, तो एससीसीपी का अपना एक एक्ट है, एससीसीपी एक्ट 1997। देखो कल हमने डिस्कस किया था ना बॉडी कॉर्पोरेट, जो पाकिस्तान के अंदर ही किसी खास कानून के तहत बनने वाले इदारे जिसका स्ट्रक्चर कंपनी ही की तरह का हो, लेकिन वो कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ में ना बने हो, तो उनके लिए लफ्ज क्या बोलते थे, बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक मेरे बच्चे एससीसीपी, इसका भी बनाने का एक खास कानून है एससीसीपी एक्ट 1997, उसके तहत ये बना है, तो मेरे बच्चे इसलिए ये भी क्या हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट। और उसके बाद मेरे बच्चे ये फंक्शनल कब हुआ था, ये तारीख पूछी जा सकती है, 1 जनवरी 1999 को इसने काम करना शुरू किया था, अगरचे एससीसीपी एक्ट 1997 के तहत ये बना। तो ये याद रखना, जब वो पेपर में पूछेगा ना, ऊपर लिखेगा, क्योंकि धोखा होगा हमें, इसलिए उसके पास बड़ा मार्जिन है, ऊपर लिखेगा एससीसीपी एससीसीपी एक्ट 1997 के तहत बना, ये बताओ कि एससीसीपी फंक्शनल कब हुआ था, और नीचे लिखेगा 1 जनवरी 1997 और 1 जनवरी 1999। अब हमें लगेगा कि देखो बाकी किसी भी जगह पे जिस साल में कोई कानून बना उसी साल में मोस्टली एप्लीकेबल हो गया, हमें लगेगा कोई 1999 की तो बात हो नहीं सकती, 2 साल का फर्क क्यों थोड़ी पड़ेगा, ये कब होगा, ये 1997 को ही हुआ होगा, 1 जनवरी 1997 को। एक एक्ट खुद ही 1997 में आ रहा है, तो 1 जनवरी को तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, या तो कहे कि 1 जनवरी को ही एक्ट आया और 1 जनवरी को ही एप्लीकेबल हो गया, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो 1 जनवरी 1999 को एप्लीकेबल हुआ और 97 का ये एक्ट है। ये दोनों मेरे बच्चे अगरचे रट्टे वाली बातें हैं, लेकिन आपने माजरत के साथ याद रखी। तो बेटा एससीसीपी की अगर हम बात करें, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमने डिस्कस की है, ये एससीसीपी किस एक्ट के तहत बना और ये कब फंक्शनल हुआ। दूसरा मेरे बच्चे इसके ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं और इसकी इसकी पावर्स और फंक्शंस क्या है। हमें ऑर्गेनाइजेशन का पता चल गया ये बना कैसे है। अब अगली बात हम करें इसके ऑफिस की। मेरे बच्चे ऑफिस इसके 8 ऑफिस होंगे और एक होगा इसका हेड ऑफिस। अगर टोटल ऑफिस की बात करें वो 9 है, लेकिन 8 रीजनल ऑफिस हैं और एक इसका क्या है, हेड ऑफिस। अब रीजनल ऑफिस की हम बात करें तो 8 शहरों के अंदर है। वो 8 शहर मेरे बच्चे मैं बच्चों को वैसे ही बता रहा हूँ,
कि जहां जहां पे हमारे पीएसएल की टीमें आई हैं वहां वहां पे इसका एक एक रीजनल ऑफिस है। तो सर पीएसएल की टीमें तो 6 हैं, तो कोई नहीं, फिर क्या वो 2 वैसे याद कर लेना शहर। हाँ, 6 शहर तो हमें कम से कम याद हो जाएंगे। तो कौन कौन सी कहाँ कहाँ से पीएसएल की टीमें हैं? लाहौर कलंदर, चलो कलंदर को अगले लफ्ज गोली मारना, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, कोयटा, पेशावर। तो हो गया ना इस्लामाबाद। 6 तो ये हैं। बाकी 2 मेरे बच्चे, 2 हमारे काफी इंडस्ट्रियलिस्ट शहर हैं, उनके लिए लफ्ज बोला जाता है सखर और फैसलाबाद। ये भी हमारे इंडस्ट्री के लिहाज से काफी मशहूर शहर है। तो 2 यहाँ पे हैं। और हो सकता है आगे फ्यूचर में हम उनको कोशिश करेंगे, बच्चों को याद नहीं हो रही है 8 हाउसेज, अब ऐसा करते हैं इनकी भी 2 पीएसएल की टीमें बना दें, ताकि रौला ही मुखे। अगली दफा हम क्या करेंगे, जहां से 8 टीमें हैं वहीं पे ये है, यानी कि हमारे चक्कर में बेचारे किसी का अरबों का नुकसान करते हैं कि बच्चों को याद नहीं होता। लेकिन बरं, तो ऑफिस मेरे बच्चे, अब ये जो रीजनल ऑफिस हैं, यहाँ पे एक बंदा बैठा होगा, उसको बोला करेंगे रजिस्ट्रार। ये जो रीजनल ऑफिस होंगे एससीसीपी के, वहां पे एससीसीपी के मातहत बंदे बैठे होंगे, उनके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रार। याद रखोगे इस बात को कि एससीसीपी के जो रीजनल ऑफिस हैं 8 हैं, तो उन्हीं 8 ऑफिस के अंदर कौन बैठा होगा? रजिस्ट्रार, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टरी रजिस्ट्रेशन के सारे मामला को देखेगा। वो हम पढ़ेंगे अभी उसको, रजिस्ट्रार को भी। ये एससीसीपी के अंडर एक बंदा है जो यहाँ पे इन ऑफिस में बैठते हैं। ये बड़ा, उसके बाद अगर हम पावर एंड फंक्शंस की बात करें, सर कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एससीसीपी के पास पावर्स कहां से हैं? 3 जगहों से मेरे बच्चे, 3 जगहों से एससीसीपी के पास पावर है। एक तो एससीसीपी एक्ट 1997, ये खुद मेरे बच्चे बड़ी सारी पावर हैं इसके, इस एक्ट के तहत एससीसीपी के पास कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम तो बहुत बिजी हैं पाकिस्तान को संभालने के लिए, हमारे पास तो कंपनीज के लिए टाइम ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो गवर्नमेंट के पास स्वाधित पावर होती है इस तरह की कानून साजी के लिए या कोई भी काम करने के लिए कंपनीज को लेके, गवर्नमेंट अपनी पावर भी उठा के किसको दे दी? एससीसीपी को। भाई आप हमारी पावर्स को भी यूटिलाइज करो। और तीसरे नंबर पे मेरे बच्चे कंपनी एक्ट 2017 जगह जगह पे कहेगा ये काम आप एससीसीपी की इजाजत से ही करेंगे। तो कंपनी एक्ट 2017 ने बड़ी सारी पावर दे दी एससीसीपी को। तो एससीसीपी के पास अगर इतना ताकतवर इदारा है, तो इस वजह से उसके पास 3 जगहों से पावर आ रही है मेरे बच्चे, यानी कि 2 जगहों से और आ जाती तो शायद ये थानूस बन जाती। लेकिन फिलहाल ये क्या है? ये सिर्फ एससीसीपी है। तो मेरे बच्चे कौन कौन सी जगह है? एससीसीपी एक्ट 1997, उसके बाद गवर्नमेंट, और तीसरे नंबर पे कंपनी एक्ट 2017। वो 5 ही तारे थे ना उसके, मेरा ख्याल वो मोती थे, पता नहीं वो ऐसे ही था वो चलें वापस। नहीं बेटा, इसको मेरा ख्याल जल्दी से रजिस्ट्रार को हम 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। एक रजिस्ट्रार की डेफिनेशन होगी और रजिस्ट्रार की पावर। अच्छा देखिएगा, रजिस्ट्रार की पावर जो हमारे यहाँ पे अभी इसी टॉपिक के अंदर होंगी वो बड़ी थोड़ी सी होगी, लेकिन कल अगर वो 6-7 नंबर का सवाल पूछ ले, ये 2-3 पावर लिखने से कुछ नहीं बनेगा। वहां रजिस्ट्रार है, यहाँ पे तो चंद एक लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे सिलेबस के अंदर थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, इसको देखिएगा। कहता है एससीसीपी एस्टेब्लिश अंडर द एससीसीपी एक्ट 1997 वाज ऑपरेशनलाइज ऑन एससीसीपी रिप्लेस। अब ये भी पूछेगा कि एससीसीपी से, देखो एससीसीपी तो आया 1999 के अंदर, तो इससे पहले उनको कौन रेगुलेट करता था? तो उसके लिए मेरे बच्चे उस वक्त इदारा हुआ करता था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, सीएलए। एससीसीपी से पहले क्या हुआ करता था? सीएलए। अब इसका एमसीक्यू बन सकता है, अच्छा भाई एससीसीपी ने किसको रिप्लेस किया? नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो किसको रिप्लेस किया? कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को, इसको रिप्लेस करके एससीसीपी आया था। द फॉर्मर कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बॉडी, जो कि पहले कॉर्पोरेशंस को, बॉडी कॉर्पोरेट्स को रेगुलेट करती थी। इट हैज बीन वेस्टेड विद एडुकेट ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि इसको क्या की गई? मुनासिब किस्म की खुद मुख्तारी दे रखी है। किस किस लिहाज से? फाइनेंशियल, पैसों के लिहाज से, चलने चलाने के लिहाज से, ऑपरेशनल लिहाज से, यानी कि मैनेजमेंट के लिहाज से और ऑपरेशनल लिहाज से। और ऑफिस इसके कहाँ कहाँ पे हैं? इसके कितने ऑफिस हैं टोटल? 9। और रीजनल ऑफिस कितने हैं? 8। हेड ऑफिस कितने हैं? एक ही है भैया। एससीसीपी हेड ऑफिस एट द फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद एंड इट हैज 8 रीजनल ऑफिस। इसका मतलब इस्लामाबाद में कितने ऑफिस हैं? 2, एक हेड ऑफिस और दूसरा एक रीजनल ऑफिस भी है। तो कहाँ कहाँ पे रीजनल? 1 एट फेडरल कैपिटल, फिर उसने बोल दिया हेड ऑफिस है जहाँ पे, वहीं पे एक रीजनल ऑफिस भी है। और 4 एट प्रोविंशियल कैपिटल्स, इस लिहाज से भी याद रख सकते हो, चारों कैपिटल जो हैं सूबों के वहां पे। एंड इन अदर मेजर सिटी जैसे मुल्तान, फैसलाबाद और सखर। तो 4 उसने नहीं बोले, उसने कह दिया कि जो भी हमारे कैपिटल सिटीज हैं सूबों के, वहां पे रीजनल ऑफिस, और दूसरा 3 मुल्तान, सखर और फैसलाबाद।
तो कैपिटल लाहौर का, सॉरी लाहौर का, पंजाब का क्या है? ये भी मौजें आप लोगों की बात कर, इस तरह मौज लग जाती है। केपीके का, बलोचिस्तान, पता है ना, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, शुक्र। और सरहद का कई लोगों को पता ही नहीं कि अभी केपीके का नाम पुराना क्या था, हालांकि कल की बात है। नहीं बेटा, आप इतने भी नए नहीं हो। नहीं बेटा, कितने साल हो गए? अच्छा, उम्र कितनी है? ख्याल है, मेरा ख्याल है पिछले कोई 23 साल से तो मैं जानता हूँ आप, 20 निकाल के तो 3 के साथ। नहीं बेटा, खैर वापस आएंगे। रजिस्ट्रार डेफिनेशन। और यार ये पेंसिल किसी के ना लगातार चल रही है, इसको थोड़ा थोड़ा सा रोकिए। नहीं बेटा, जरा देखिएगा। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार किसको बोलेंगे? रजिस्ट्रार की डेफिनेशन कहता है कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में कोई बंदा जिस मर्जी नाम से बैठा हो, आपने उसकी इज्जत रजिस्ट्रार जैसी करनी है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है रजिस्ट्रार। अगरचे उसके नाम की जो जॉब डेजिग्नेशन हो सकती है डिफरेंट हो सकती हैं, वो रजिस्ट्रार हो सकता है, वो एडिशनल रजिस्ट्रार हो सकता है, वो डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिस मर्जी नाम से बैठा हो, हकीकत में वो क्या है? रजिस्ट्रार। ये ना हो कि कोई बंदा आके आपको कहे कि सर डॉक्यूमेंट्स चेक करवाओ, वो बोले क्या है, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, आप उसको चपेड़े करा, बाद में आपको पता चले ये भी रजिस्ट्रार है, कि भाई है तो रजिस्ट्रार। जब उन्होंने कह दिया कि ये जिस मर्जी नाम से बैठे, इनमें से जो मर्जी नाम हो, इज्जत कैसी करनी है? रजिस्ट्रार वाली, क्योंकि हकीकत में वो क्या है? रजिस्ट्रार है। हाँ, नाम हमने उसके कुछ और रख रखे हैं डेजिग्नेशन, उनका इंटरनल मामला है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। तो आपने उसको जो पैसे देने हैं उतने ही देने हैं जितने रजिस्ट्रार को देते हो, चाहे जो मर्जी जिस मर्जी रैंक वाला आ जाए। ऐसे ही मेरे बच्चे, मैं बचपन में इसको ना याद रखा करता था, आ जा, लेकिन उसमें डी साइनर रखा करता था। क्या था? एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, और डी किधर गया? डिप्टी रजिस्ट्रार, और ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो इस तरह मैं इसको याद रख लिया करता। तो आप आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी इसको याद रख लें, लेकिन अगर उसने डेफिनेशन लिख ली, ये सारे नाम आपने लिखने हैं। आर सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय एसएससीबी, इनके अलावा कोई और बंदा भी हो रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो भी रजिस्ट्रार ही होगा। और जिनके सादा अल्फाज में एसएससीबी ने कह दिया, जो भी इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रार वाले काम कर रहा होगा, हकीकत में वो कौन है? रजिस्ट्रार, चाहे उसकी जो मर्जी डेजिग्नेशन। कुछ नाम उसने बता दिए, कुछ वो कहता है कि शायद हम नहीं बता रहे आपको। तो बेटा, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार, ये याद रखना। अगर मैं कह रहा हूँ इसके पास बहुत मार्जिन है इसको अच्छे खासे मार्क्स का पूछने का, क्योंकि अब आई कैप की आदत होगी, वो क्या करता है, वो डिफरेंट जगहों से चीजें पूछ रहे हैं। वो कहता है कि मैं एक टॉपिक क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन मुझे आंसर एक जगह से नहीं चाहिए, तो एक से ज्यादा जगहों से चाहिए। और हमें लग रहा होता है नहीं नहीं ये आंसर उसी जगह से है, तो दूसरी जगह तो आई कैप नहीं पूछेगा। नहीं नहीं मेरे बच्चों, उसका हक है वो एक क्वेश्चन पूछे, उसमें चाहे जितने मर्जी एरियाज कवर कर दे। तो याद रखना, अगर उसने पावर्स पूछ ली, जैसे उसने नोटिस का सवाल पूछा, वो 8 नंबर का सवाल कर दिया, 8 से 10 नंबर का सवाल पूछा उसने नोटिस के बारे में। और नोटिस की तो एक जगह पे चंद बातें लिखी हुई थी, लेकिन सिलेबस में तो बिखरी पड़ी है ना। तो जहां जहां पे बिखरी पड़ी है उसको इकट्ठा करके आप लिखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर उसने पावर्स या ड्यूटीज पूछ ली रजिस्ट्रार की, तो आपने क्या करनी है? आगे जितना हम पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर, जगह जगह पे लिखेंगे ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी है, ये चीज जाके आपने रजिस्ट्रार से पूछनी है, तो उससे इजाजत लेनी है, मतलब वो उसकी पावर है, वो सारा कुछ मेरे बच्चे आपने नोट करते जाना। अगर इस तरह का खुदा ना खासा सवाल कर ले, आप लिखने के काबिल है। तो ड्यूटी ऑफ पावर क्या है? द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन हम कहां पे करवाते हैं? जाकर रजिस्ट्रार के पास। ये भी मेरे बच्चे उसकी पावर भी कह लो, चाहे उसको ड्यूटी भी कह लो। पावर भी है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन को इनकार कर दे, उसको कर दे, तो उसकी ड्यूटी भी है कि जब कोई बंदा कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाए, उस कंपनी को रजिस्टर करना है उसने। टू रिसीविंग, और कंपनी की रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हम लेकर जाएंगे, वो किसके? एससीसीबी के पास नहीं जाया करेंगे, याद रखना। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के सारे मामला कौन देखा करेगा? रजिस्ट्रार। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, बल्कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही। और ये क्या करता है? ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, ये भी मेरे बच्चे एक चैप्टर है पूरा सिक्योरिटीज का, कि जब आप उधार लेते हो किसी को, तो बदले में कोई सिक्योरिटी देते हो। वो सिक्योरिटी 3 तरह की हो सकती है, या वो चार्ज हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है, या प्लेज हो सकता है। ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, लेकिन इनके रजिस्टर भी मेंटेन करने होते हैं, रजिस्ट्रार के पास भी मेंटेन हो रहे होते हैं, कंपनी के पास भी बन रहे होते हैं। फिलहाल अभी इतना पढ़ लो, जब ये चैप्टर आएगा तो हम वहां पे पढ़ लेंगे। अभी इतना दिमाग में रख लो, जब आप किसी से लोन लो और बदले में उसको कोई मूवेबल एसेट दे दो, उसके लिए लफ्ज बोलते हैं प्लेज। मैं किसी बैंक के पास गया, उसको मोबाइल दे दिया कि जब तक मैं आपका लोन वापस नहीं करता, तो ये मोबाइल आपके पास रहेगा। ये मैंने बैंक को जो सिक्योरिटी दी है, इसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? प्लेज है। फिर भी एक ही लफ्ज है, लेकिन वो हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो थोड़ी सी यहाँ पे ना, वो मॉर्गेज के लिए भी लफ्ज बोल देते हैं प्लेज।
कि इसकी जमीन प्लेज है। जमीन प्लेज नहीं होती मेरे बच्चे, जमीन मॉर्गेज होती है। जमीन के ऊपर मॉर्गेज हो सकता है, प्लेज नहीं हो सकता, लेकिन वो बोल दिया करते हैं, ये जिसको कहते हैं कुछ चीजें, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, मुझे याद आया, गवर्नमेंट किसानों के लिए एक बैंक बनाने जा रही है, किसान बैंक। और इतनी वाहियात गवर्नमेंट है, एक ऑलरेडी इनका बैंक है जरी बैंक, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ अपने लोगों को मजीद करप्शन के लिए वो एक इदारा बनाएंगे, उसमें सारा कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, लोगों की मौजें करवा देंगे, उसके बाद हमें इनको याद आएगा ओहो ये तो हमारा पहले भी एक बैंक था, चलो ये दोनों जम हैं, जो कुछ कुछ करेंगे खुदा ना खासा। ऐसे ही जैसे वो होता है ना कि कोई सड़क बना दी, बाद में पता चला यहाँ पे नीचे सेवरेज नहीं डाला भी है, वो सड़क सारी दोबारा खत्म करेंगे फिर सेवरेज। लेकिन वो जो सड़क पहले बनाई थी, जहां से वो सामान उठाया था, वो सारा कुछ बनाने के लिए वो इनका कोई अपना था, और वो वेट नहीं कर सकता था पैसे उसके लिए, उसको फौरन पैसे चाहिए थे। तो इतने बेशरम लोग हैं मेरे बच्चे ये। अब एक और बैंक बनेगा किसानों के लिए, भाई जरी बैंक फिर किसके लिए? वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, वो भी तो किसानों का है, उसका नाम ही जरी बैंक है। लेकिन अब किसान बैंक के नाम से एक और बैंक आने लगा, तो आपको माशाल्लाह एक और वो आ जाएगी, कंपनी आ जाएगी जहां पे आप ऑर्डर कर सकेंगे इंशाल्लाह। बेटा ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ, अच्छा मैं बता रहा था, अगर मैं ये मोबाइल रखवा दूं, लोन ले लूं, प्लेज। अगर मैं अपनी गाड़ी के कागज रखवा दूं और लोन ले लूं, इसको मॉर्गेज भी बोलते हैं। मॉर्गेज में क्या होता है, मोस्टली इमोल प्रॉपर्टी होती है। इमोल प्रॉपर्टी के आपने क्या कर दी, जाके कागज रखवा दिए और उनसे लोन ले लिया, चाहे इमोल या मोबाइल। और तीसरी होता है चार्ज। चार्ज में ना कागज देते हो ना ही एसेट देते हो, सिर्फ उसको लिख कर वादा कर लेते हो। चार्ज में क्या होता है, सिर्फ लिख कर वादा कर लेना, कल मैंने पैसे वापस ना किए, वो फलाने वाला जो मेरा प्लॉट है वो आपका होगा, उसके कागज भी नहीं दिए और उसको कोई मूवेबल एसेट भी नहीं दिया, सिर्फ लिख कर वादा कर लिया। यानी कि आप इतने भरोसेमंद हो कि बैंक आपके सिर्फ कही हुई बात पे भरोसा कर। इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, चार्ज। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी का राइट क्रिएट कर देना है। सर कल पैसे वापस ना किए तो आपका हक होगा फलाने एसेट के ऊपर। तो खैर अभी हम बाद में इसको जाके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कह रहा है इसकी रजिस्ट्रार की मेरे बच्चे ये भी जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, ये रजिस्टर मेंटेन करके रखता है कंपनी से रिलेटेड। अगर सीएफए कंपनी है तो इसके जितने मॉर्गेजेस और चार्जेस क्रिएट हो रहे होंगे, उसका सबका रिकॉर्ड कहाँ पे मेंटेन हो रहा होगा, रजिस्ट्रार के पास। उसके पास एक रजिस्टर होगा हमारी कंपनी का, सीएफई का, जो जितने हमारे एसेट्स के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ उनके पास डिटेल आ रही हो। देखेंगे इसको आगे जाके। एंड आल्सो कीप ट्रैक ऑफ कंपनी रूटीन डॉक्यूमेंट्स बिसाइड हिज पावर टू कॉल, यानी कि, और दूसरे नंबर पे कंपनी ने जो जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को जमा करवाने होते हैं उनके भी वो रखता है, यानी कि खबर रखता है कि वो कंपनी ने उसके पास जमा करवाए हैं कि नहीं। बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप रजिस्ट्रार को जमा करवाते रहते हैं, जैसे कोई मीटिंग हुई उसके बाद हम कोई डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं, कोई रेजोल्यूशन पास कर की हमने उसमें डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अंदर कोई चेंज किया उसको जाकर रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे। तो लगातार हमने कुछ ना कुछ जमा करवाते रहते हैं इस तरह की चीजें। तो वो भी देख रहा होगा कि वो जो चीजें इन्होंने जमा करवानी थी वो मेरे पास करवा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद कॉल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा देखो यहाँ पे कई पावर्स हैं, ड्यूटीज और पावर अगर यहीं पे से भी निकालना शुरू कर दें तो ऊपर को भी उसको ऐड कर लेना। और इसके ही कीप द रिकॉर्ड ऑफ मोटियन चार्जेस, आल्सो कीप अच्छा एक होगी यहाँ तक, एक। दूसरा क्या करेगा, कीप ट्रैक ऑफ कंपनी रूटीन डॉक्यूमेंट्स, ये दो हो गया। ही कैन कॉल द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग डायरेक्टर फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, तीन हो गया। आल्सो empowered टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, वो कंपनी में जाके भी वहां पे बुक्स और रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। ही मे सी द बुक्स, वो क्या कर सकता है, किताबों को कब्जे में ले सकता है। एंड रिकॉर्ड इफ ही बिलीव दैट सीजर इज नेसेसरी टू रीच सर्टेन फैक्ट्स बाय द कमीशन, कि कमीशन ने उसको कह रखा हो कि फलानी कंपनी को 2 नंबरी कर रही है, उसके रिकॉर्ड की जाके तहकीकात करो। तो तहकीकात के लिए जो एससीसीबी ने जिस तरह कह रखा हो उस लिहाज से वो क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को चेक भी कर सकता है, और अगर चाहे तो उनको कब्जे में लेकर भी आ सकता है। जैसे पिछले दिनों में नैब गया था वो उनके बहरिया वालों के ऑफिस में, तो रिकॉर्ड कब्जे में लेकर आ गया था, 6 बंदे भी गलती से रिकॉर्ड के साथ आ गए थे, तो अगले दिन उन्होंने छोड़ दिए। तो रिकॉर्ड अभी फिलहाल उनके पास है। ले बेटा, ऑफिसर की डेफिनेशन। अब यहाँ पे भी मेरे बच्चे एक आपको खुदा ना खासा, हमारी क्लास कितने बजे तक है बोला? मैंने भी कहा खुदा ना खासा पता नहीं 6 मिनट ऊपर हो गए, 3:06। सुनना तो है, ये तो भूल जाओ कि सुनना नहीं है। यानी वापस आओ। तो बेटा पेपर के अंदर वो पूछेगा आपसे ऑफिसर की डेफिनेशन, वो कहेगा नीचे 4 ऑप्शन में से बताओ ऑफिसर किसको बोलेंगे। याद रखना ऑफिसर उसी को बोलेंगे जिसमें सिर्फ ये वाले नाम आ रहे हैं, क्योंकि किताब के अंदर तो फिलहाल ऑफिसर की डेफिनेशन यही दे रखी है ना उसने। अगर नीचे 4 ऑप्शन में से ये वाले नाम जहां पे जिस ऑप्शन में ये सारे पूरे हो रहे होंगे उसके वो हम क्या करेंगे, उसको टिक कर देंगे, ये ऑफिसर। याद रखोगे इस बात को। और इसमें अगर कमी बेशी हुई और ये भी हो और कमी बेशी के साथ भी हो तो आपने इसी को टिक करना है। याद रखोगे इसको। कहता ऑफिसर, कहता ऑफिसर इंक्लूड एनी डायरेक्टर,
चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो इसके अलावा अगर उसने बीच में कोई और नाम रख दिया तो हम कहेंगे कि हमारी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फिलहाल उसमें तो नहीं था। लेकिन ये ना हो कि ये भी ना हो और आप किसी और को भी टिक ना करें। अगर ये ना हो, कुछ और मुनासिब हो तो फिर और मुनासिब से, लेकिन अगर ये हो, इसकी मौजूदगी में कोई भी और डेफिनेशन दे रखी हो, आपने इसी को टिक करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के सवाल आएंगे आपको यहाँ पे टेस्ट के अंदर भी, और फिर आप लेकर आओगे मेरे पास, सर ये देखें, ये फलाना इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार, सर ये फलाना बंदा, ये भी तो कंपनी के ऑफिसर होते हैं, तो आपने इसको गलत क्यों किया है। मैं उसको सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरे बच्चे जाके ऑफिसर की डेफिनेशन पढ़। अगर ऑफिसर की डेफिनेशन में ये बंदे भी थे तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो मेरे बच्चे फिर मैं आपकी बात क्यों मानूं। याद रखोगे ऑफिसर किसको बोलते हैं, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, सेक्रेटरी और या कोई और अथोराइज ऑफिसर, वो ऑफिसर की डेफिनेशन में होगा। और बोर्ड किसको बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि आप कैफ 2 पढ़ के आए और आप ये कैफ 7 है, तो शायद आप जरा थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ों को, उनको क्या पता, माशाल्लाह आप कैफ 2 बाद में पढ़ोगे, पहले कैफ 7 पढ़ रहे, लेकिन फिर भी उनको गलतफहमी तो है। तो उनकी गलतफहमी मेरे बच्चे क्या है कि आप बोर्ड को जानते हो एफबीआर के नाम से, लेकिन बोर्ड क्या है, यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या होगा, जहां पे लफ्ज बोर्ड बोलेंगे उसका मतलब होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि कंपनी लॉ के अंदर बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चाहे इसको बोर्ड बोल दो, चाहे बीओडी बोल दो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल दो, चाहे खाली डायरेक्टर्स बोल दो, इट्स ओके। द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग इन विच दे मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या बोला करेंगे, बोर्ड मीटिंग। और मेंबर्स की मीटिंग को क्या बोला करेंगे, जनरल मीटिंग। पढ़ेंगे इसको कि डायरेक्टर्स की मीटिंग हमेशा बोर्ड मीटिंग होगी, याद रखिएगा, और मेंबर्स की मीटिंग को क्या बोला करेंगे, जनरल मीटिंग। लो बेटा, 3:09 हुए, आपके पास 5 मिनट है, जल्दी से जितना हमने पढ़ा है, यानी कि आज वाला निकाल के उसको रीड कर। हैं, हाँ पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग, यार तू याद पूछा रहे, वो देख ले, कोई दिक्कत नहीं। सुनाना मकसद है, जब सुना रहे हो उस वक्त किताब की तरफ ना देखिएगा बस, वो हमें बता दीजिएगा किताब की तरफ देखे बगैर। नहीं बेटा, आप जरा मुझे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बताइएगा। अब फिर किताब की तरफ देख रहे हो, अल्लाह फिर वही यही तो हो गया, किताब की तरफ ले फिर, अरे यार क्या है, सुनाना है कि नहीं। चलो ऐसा करते हैं, आप आसान चीज बता दें, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बता दें। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, उसके बाद आपने क्लास में पहले दिन से पढ़ रहे हो, शर्म तो नहीं आ रही होगी फिर थोड़ी बहुत, है? नहीं आती। चलो एक एक और बताओ कम से कम। तो किसने करना है यार, हैं, तेरी खैर, इसका टेस्ट नहीं था ये तो ज्यादा, बल्कि लाइव बीसी प्रोग्राम देखना, ये 2 कैमरे कवर कर रहे हैं इसको, लाइव चल रहा है ये तो अभी काजी साहब की अदालत का मामला होता है, शायद हम पीडीपी पे नशर करते हैं इसको, लेकिन वो उनकी ज्यादा अहम गुफ्तगू हो रही होती है हमसे भी। खुदा का खौफ है, चल अपनी पसंद की कोई चीज सुना दे किताब में से बस, है कुछ सुना दो। चलो कंपनी की डेफिनेशन पाजी आप देख लो, कंपनी की डेफिनेशन चले जी। एंड ले भाई, एक चीज माशाल्लाह उसने बिल्कुल सही सुना दी, कि कंपनी को कौन सी होगी, जो रजिस्टर्ड हुई अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। और फिर खुदा का खौफ करो, इसको बाकी भी पढ़ा करो, और इंदा खुदा ना खासे इस तरह नहीं कहना कि मेरा टेस्ट कोई और, ये तो और भी मुझे चैलेंज करने वाली बात होगी ना सर, आप तो फिर एम फजूल बंदे हैं, आप जो मर्जी टेस्ट देने, मैंने तो किसी और का टेस्ट तैयार करना है। ले बेटा आप बताओ बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन, देख तो लियोगे आपने, जल्दी करके बताओ, सादा अल्फाज में बता दें, अपने अल्फाजों में। ठीक हो गया, और पाकिस्तान में काम भी कर रही हूँ, नहीं लॉ के तहत बनी, ठीक हो गया। ले बेटा इसकी एक्सेप्शन थी कुछ, बॉडी कॉर्पोरेट की, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक हो गया। किसने, किसने, वजीर आजम के अंदर कौन काम कर रहे थे, और तू बकवास बंद कर, मैं तेरे तो दोबारा सुन लेना, जल्दी बताओ बेटा। हाँ कंसर्न मिनिस्टर ने, ठीक हो गया। ले बेटा हमने एक पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, वो बताइएगा। कंपनी एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल, और इसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस वही होते हैं जो आम इंसान को।
शाबाश। अब बाकी कह रहे होंगे सर इस तरह की आसान बातें हमसे भी पूछनी है भाई, जिसकी जो आ जाए जहाँ पे। अच्छा बेटा, आप मुझे बताएं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है, मलिक साहब, पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, ये प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है? ले, बकवास फिर। पब्लिक सेक्टर कंपनी बता, वैसे ये बता, ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट होती है पब्लिक होती है? फिर बकवास। दोनों हो सकती है ना, पब्लिक भी हो सकती है प्राइवेट भी, लेकिन डेफिनेशन किसकी बतानी है? पब्लिक सेक्टर की। इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक हो गया, चल ठीक है। मोर देन 50% शेयर्स हो, कंट्रोल्ड आर बेनिफिशियली ऑन बाय गवर्नमेंट। उसके अलावा एक और भी था, पढ़ा है जो भी होल्डिंग में भी पढ़ा था हमने। हाँ, मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास। ऐसे बेटा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताओ। शेयर ट्रांसफर करके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक है, तादाद 50 से ज्यादा ना हो। इसका कोई ऑनर बन ही नहीं सकता। अगर मुझे अंग्रेजी ना आती होती तो मैं बात मान लेता लेकिन ये खतरनाक लफ्ज बोला आपने, ऑनरशिप पे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ही थी, लेकिन किस चीज पे? पब्लिक में जाके शेयर ऑफर करने। शाबाश। तीन चीजें थी, पब्लिक में जाके शेयर ऑफर करने पे प्रोहिबिशन, मेंबर्स की लिमिटेशन। अच्छा, नहीं आपसे तो कुछ तगड़ी चीज सुननी चाहिए। हाँ, चलो फॉरेन कंपनी बताएं। क्या खूबसूरत बात है, ऐसे आगे। आपने आते ही कहा था ना सर, तैयार है जो मर्जी सुन ले। टक्की कर करके सुट रहे हैं सारे कोई इकट्ठा करके बता दे यार, कहना क्या चाहता है। अब मैं अल्फाज ही जोड़ जा रहा हूँ, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कोई फॉरेन हो सकती है? बस शर्म तो नहीं आ रही है ये लफ्ज बोलते हुए, यस है? यानी कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट कंपनी फॉरेन होगी भाई, ले, शर्म तो आई को नहीं। तो फिर ये पहले बोलना था ना, बेइज्जती तो होगी जो होनी थी बेटा तसलसल से कोई बता सकता हो उसकी मौजें, डेफिनेशन बता दो तसलसल से, उसे कोई और सवाल नहीं पूछा जाएगा। यही फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। प्लेस ऑफ बिजनेस हो, बिल्कुल, खुद की, अपने एजेंट के जरिए। और आखिरी बात भी लिखनी है। अच्छा देखो, फॉरेन कंपनी की जो डेफिनेशन पूछे, ये जितनी की बातें हैं, 3 के नंबर की पूछेगा वो, 2 से 3 नंबर की, ये सारी लिखनी है आप। इसके अलावा किसी और मैनर में भी अगर वो पाकिस्तान में कोई बिजनेस कंडक्ट कर रही होगी जो स्पेसिफाई कर दिया गया, तो मेरे बच्चे उस लिहाज से ये भी बात थोड़ी सी ऐड रखनी है वहां पे। ये ना कि सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट ही बताएं, 2 पॉइंट थे ए और बी, वो दोनों बता रहे हैं वहां। और खुदा का खौफ करे कुछ, कहाँ पे खाग मिलना था नंबर। अब आपकी, अब आप यहीं पे बैठे रहेंगे, आपसे बाद में बात करेंगे। लो बेटा आप बताओ, कोई 4 करेक्टरिस्टिक्स बता दो कंपनी की। बिल्कुल ठीक है, तूने कह दिया, हम मान लेते हैं भाई। वैसे इनकार तो कोई नहीं कर सकता इस बात से, अगरचे उसमें नहीं लिखी हुई। अच्छा यार, वैसे ये लेवल नहीं, इसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है। पढ़ा पढ़ा नहीं था कि अभी पढ़ना है? अब देखो बेटियां, देखो पीछे गई हैं दादा 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 करके, देख रहे हैं ना सारे, देखो इस तरह ही देख लिया करो कम से कम, है? क्या हुआ? कौन घबरा जाता है? लेवल नहीं हो गया क्यों? अच्छा बेटा ऐसा कर लो, आप ना बताओ, पब्लिक सेक्टर कंपनी बताओ। कोई दिक्कत नहीं, समझ यहाँ पे कोई नहीं है क्लास में, वो कहता है घबरा जाते हैं। आता दूसरों को भी नहीं, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल। अच्छा, अपनी मर्जी का कोई सुना। अब ये 2 बंदे मुझे नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपनी मर्जी से सुनाया हो ना, ये मैं भूलता नहीं क्लास में।
बेटा बस सुनाओ। अब मैं इसका मतलब मैं बार बार आपसे पूछता रहूंगा, भूलूंगा उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। बेटा कुछ भी सुनाओ। नहीं सुनाना आज? आप भी यहीं पे बैठे रहो। जिशांत, चल पब्लिक सेक्टर बता। जल्दी कर दे, जल्दी कर दे बेटा, टाइम ऊपर हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। मेन चीजें बता दे या तीन। चल ठीक है। शेयर होल्डिंग होगी मोर देन 50%। यार गोली मार उसको, मेन तीन चीजें बता। हाँ। हाँ। चलो ठीक है यार, काम में बैठो। बेटा आप बॉडी कॉर्पोरेट की एक्सेप्शंस बता दें। हाँ। नहीं, तो आप 2-3 दिन से रहे हो मेरा ख्याल। लास्ट में हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी पढ़ी थी, वो बता दे। चलें। रांझा, बेटा जल्दी करके बताओ बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। हाँ। ठीक हो गया। नहीं सही है। नहीं बेटा आप बताएं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दें जिनके तहत कंपनी बनाई और चलाई जाती है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनीज को गवर्न करते हैं मेरे बच्चे, वो बता दें। कंपनी एक्ट 2017। और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे। एक इसके अलावा भी मेरे बच्चे कुछ था, कुछ मेरा ख्याल है 3 तरह की चीजें थी। कोई दो और रह गए बस चीजें। ठीक हो गया। मेरे बच्चे आप बताएं। आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, यानी कि 3 चीजें थी, कंपनी एक्ट 2017, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, ऐसे ही मेरे बच्चे। अच्छा बेटा, क्या निशानी होगी कि ये जो सामने बैठा कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये कंपनी है, उसकी निशानी क्या हो? उसके साथ वर्ड लिमिटेड होगी, यानी कि क्रेडिटर्स को वार्न करना हो कि ये सामने कौन है, क्या लिखा होगा? वर्ड लिमिटेड लिखा होगा। फिर बच्चे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, जो प्राइवेट ना हो। और फिर प्राइवेट कौन है? ठीक हो गया। ठीक हो गया बेटा। ठीक हो गया। बिल्कुल बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। बिल्कुल। हाँ, कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाए सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है जिसके अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऐसे ही था बेटा, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया बेटा। अरे शाबाश, 2 बंदे आप लोग जरा थोड़ा सा। एक तो और मैंने किस तरह पूछा था? नहीं इंग्लिश में नहीं बताना, अपने अल्फाजों में बताना। इंग्लिश तो पता नहीं आप कौन सी लिखोगे पेपर में जाके। नहीं बेटा, इंशाल्लाह मंडे को आपका टेस्ट होगा रिटर्न। जितना आज तक आपने पढ़ लिया उसका मंडे को रिटर्न टेस्ट होगा, याद रखिएगा। और टेस्ट का क्लास से कोई लेना देना नहीं होता। सुबह 9 बजे से लेके आप 3-4 बजे तक आप जब मर्जी आके, बॉयज उस कैंपस में और बेटी आप यहाँ पे इसमें पढ़ा होगा, लाइब्रेरी में टेस्ट पढ़ा होगा, आपने उसको अटेंड करना है। ये मेरी मर्जी। ठीक हो गया बेटा, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को आपकी क्लास में थर्सडे तक करेंगे, क्योंकि कोई बच्चा फ्राइडे को भी जाना चाहे तो वो चाहे चला जाए, थर्सडे तक आपकी क्लास, क्योंकि आपकी जुमे के बाद क्लासेस होती हैं। कि ये बच्चे जुमे के बाद उस दिन चले जाएंगे, आपके लिए दिक्कत होगी फिर। तो आपकी सिर्फ ये 3 क्लासेस जो होती है ना, बी लॉ, सी लॉ, टैक्स, ये हम जुमेरात तक करेंगे। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तसल्ली से। लेकिन ईद की छुट्टियां आपकी ये जुमेरात तक क्लास होगी, कमिंग जुमेरात तक। वो हिम्मत करके आते रहिएगा, इस अगले 4 दिन छुट्टी ना कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ पूछना है बेटा?